एक स्याह काल कोठरी में एक आदमी बैठा है जिसका नाम काई है। उसके सामने एक कागज का टुकड़ा है और वह अपनी उंगलियों से बेहद सफाई से एक नकली डाक टिकट गढ़ रहा है। ये काई कोई मामूली बंदी नहीं बल्कि एक लाजवाब फनकार है। वह जेल के भीतर से किसी को खत भेजना चाहता है, लेकिन मुश्किल यह है कि चिट्ठी भेजने के लिए जेल के डाकिये को $10 देने होंगे और काई के पास एक फुटी कौड़ी भी नहीं है। तब वह अपनी गैर मामूली सलाहियत का इस्तेमाल करते हुए खुद अपने हाथों से एक ऐसा जाली स्टैंप बना लेता है जो इतना उम्दा होता है कि असली और नकली का फर्क पहचानना नामुमकिन है। जब डाकिया आता है तो काई उसे लिफाफा थमाने लगता है, लेकिन डाकिया $10 की मांग दोहराता है। ठीक उसी लम्हे बगल की कोठरी में बंद एक बूढ़ा कैदी अचानक बीमार होने का ढोंग करके चीखने चिल्लाने लगता है। डाकिये का ध्यान बढ़ता है और काई मौका पाकर अपनी चिट्ठी चुपचाप उसके झोले में डाल देता है। ये खत आखिर किसे जा रहा है और क्यों, इसका राज हमें अंत में पता चलेगा। थोड़ी देर बाद पुलिस आकर काई को जेल से बाहर निकाल ले जाती है। पता चलता है कि वह इतने दिनों थाईलैंड की एक जेल में बंद था और अब हांगकांग पुलिस के इंस्पेक्टर वर्मा उसे अपनी हिरासत में ले आए हैं। इंस्पेक्टर वर्मा उससे पूछताछ कक्ष में बिठाकर एक एक करके उस पर लगे तमाम इल्जाम पढ़ना शुरू करते हैं। पहला आरोप है जाली नोट बनाना। इसके अलावा 2 साल पहले कनाडा के एक हाईवे पर सेंट्रल बैंक की गाड़ी पर हमला हुआ था जिसमें लगभग 7 गार्ड मारे गए। फिर शहर में कई और हमले हुए। पुलिस को शक है कि इन सब के पीछे एक अंतर्राष्ट्रीय गैंग और काई का सीधा हाथ है, लेकिन काई हर बार की तरह सारे आरोपों से मुकर जाता है। वह बार बार एक ही रट लगाता है कि इन सब का मास्टरमाइंड स्केच नाम का एक बड़ा माफिया है। हालांकि स्केच का असली नाम क्या है या वह मिलेगा कहां, इस बारे में वह कोई ठोस जानकारी नहीं दे पाता। आज भी इंस्पेक्टर वर्मा के सामने स्केच के बारे में उसके मुंह से काम की कोई बात नहीं निकलती, बल्कि चेहरे पर गहरा डर साफ झलकता है। वह रोते हुए गिड़गिड़ाता है कि स्केच उसे ढूंढकर जान से मार डालेगा, इसलिए उसे जल्दी से जल्दी वापस जेल भेज दिया जाए। इसके बाद पुलिस उसके खून और बालों के नमूने जुटाकर घटना स्थलों से मिले DNA से मिलान करती है और हर एक नमूना काई से पूरी तरह मैच हो जाता है। यानी उसका गुनाह अब दिन की तरह साफ हो चुका था। पुलिस उस पर सच उगलने का दबाव बनाती रहती है, लेकिन वह फिर भी सब कुछ कबूलने से इनकार कर देता है। ठीक इसी वक्त थाने के बाहर मीरा नाम की एक लड़की इंतजार कर रही थी। वह अपने वकील के साथ आई है ताकि काई की जमानत करवाई जा सके, पर पुलिस साफ मना कर देती है कि काई कई बड़े मामलों का अहम गवाह है, इसलिए उसकी जमानत किसी सूरत में मुमकिन नहीं। हालांकि पुलिस एक शर्त रखती है, अगर काई स्केच की असली पहचान बता दे तभी उसकी रिहाई पर विचार हो सकता है। तब मीरा खुद काई के पास जाकर उसे सब कुछ सच सच बताने की गुजारिश करती है और काई आखिरकार अपना मुंह खोलता है और अतीत के वे सारे किस्से सुनाने लगता है। अब दृश्य कटता है और कई साल पीछे चला जाता है। यहाँ हम पहली बार काई और मीरा को देखते हैं। दोनों ही कलाकार थे और दोनों बेहद शानदार पेंटिंग बनाते थे। कला के जरिए वे धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते हैं और उनमें प्यार पनपने लगता है। लेकिन उनके अंदर एक बड़ा अंतर था। मीरा एक रचनात्मक कलाकार थी जो अपनी अनोखी शैली में ओरिजिनल पेंटिंग्स बनाती थी, जबकि काई कोई मौलिक काम नहीं करता था, बल्कि सिर्फ मशहूर चित्रकारों की कृतियों को हूबहू नकल कर लेता था। उसकी नकल करने की काबिलियत वाकई हैरतअंगेज थी, लेकिन परेशानी यह थी कि इन डुप्लीकेट पेंटिंग्स में किसी की कोई दिलचस्पी नहीं थी और आगे चलकर यही नकल करने की ताकत उसे एक खतरनाक रास्ते पर ले जाएगी। एक दिन रॉय नाम का एक आर्ट गैलरी मालिक उनकी पेंटिंग्स देखने आता है। वह मीरा के काम से बहुत प्रभावित होता है और सारी पेंटिंग्स खरीदना चाहता है, मगर उसे काई की पेंटिंग्स बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि वे दूसरों के काम की नकल थीं। रॉय उन्हें अपनी प्रदर्शनी में रखने से साफ इनकार कर देता है। तब मीरा जोर देकर कहती है कि या तो वह सारी पेंटिंग्स साथ खरीदे वरना वह एक भी नहीं बेचेगी। रॉय के जाने के बाद काई मीरा से कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मेरी सारी पेंटिंग्स टोक्यो के एक शख्स ने पहले ही खरीद ली हैं। लेकिन कुछ देर बाद मीरा को एहसास हो जाता है कि काई झूठ बोल रहा था। उसकी एक भी पेंटिंग नहीं बिकी थी। असल में काई चाहता था कि उसकी वजह से मीरा के करियर में कोई रुकावट ना आए। खैर, प्रदर्शनी के दिन मीरा अपनी पेंटिंग्स के पास चुपके से काई की एक पेंटिंग भी रख देती है। सब लोग काम की तारीफ कर रहे होते हैं, तभी एक शख्स आकर काई की पेंटिंग का मजाक उड़ाने लगता है। उसका यह बर्ताव देख मीरा को इतना गुस्सा आता है कि वह उस पर पानी फेंक देती है। बाद में प्रदर्शनी खत्म होने पर काई खुद जाकर उस आदमी से माफी मांगता है। तब वह शख्स हंसते हुए कहता है कि वह तो बस मजाक कर रहा था ताकि काई उससे अकेले में मिलने आए, क्योंकि पूरी प्रदर्शनी से उसने जो इकलौती पेंटिंग खरीदी थी वह काई की ही थी। इसके बाद एक रेस्तरां में बैठकर वे काफी देर बातचीत करते हैं। वह आदमी अपना परिचय स्केच के तौर पर देता है। जी हाँ, यह वही स्केच है जिसका नाम काई बार बार पुलिस को बता रहा था।
स्केच काई की तारीफ करते हुए कहता है कि किसी भी तस्वीर को इस कदर हूबहू कॉपी करना मामूली बात नहीं है। वह सीधा ऑफर देता है, तुम्हारी यह सलाहियत मेरे बहुत काम आएगी। अगले दिन काई स्केच से मिलता है और कहता है कि वह उसका कोई भी प्रस्ताव मानने को तैयार है। स्केच हंसते हुए उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है, लेकिन जो काम काई को करना होगा वह सुनते ही उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है। स्केच उसके सामने $1 रखता है और कहता है, तुम्हें इस नोट को बिल्कुल हूबहू तैयार करना होगा। यानी वह सीधे सीधे जाली नोट छापने की पेशकश कर रहा था। काई तुरंत भड़क जाता है और उसका प्रपोजल ठुकरा देता है। तब स्केच बताता है कि उसका असली नाम सेंग है और पिछली 3 पीढ़ियों से वे जाली मुद्रा छापने का धंधा कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई जेल नहीं गया क्योंकि वह यह सब अत्यंत एहतियात से करता है। अब सवाल यह है कि क्या काई आखिरकार इस खतरनाक खेल में शामिल होगा? स्केच काई को समझाने लगता है कि यह नया डॉलर इतनी पेचीदा छपाई वाला है कि बड़े बड़े महंगे प्रिंटर भी इसके चित्रों और अक्षरों के पैटर्न को सही से नहीं छाप सकते। इसलिए यहाँ काई के हाथों की उस जादुई कारीगरी की सख्त जरूरत होगी। काई पहले मना करता है, लेकिन अपनी खराब आर्थिक स्थिति को याद करके आखिरकार हामी भर लेता है। उन दिनों मीरा एक प्रदर्शनी के लिए अमेरिका जा रही थी, इसलिए काई उसे बिना कुछ बताए चुपचाप वहां से निकल आता है। उधर स्केच उसे हवाई जहाज से कनाडा ले जाता है और वहां अपनी पूरी टीम से मिलवाता है। टीम में नकली नोट बनाने का 20 साल का अनुभव रखने वाले कई उस्ताद मौजूद हैं। हर कोई किसी न किसी काम में पारंगत है। सब मिलकर जाली नोट तैयार करने की एक विशाल योजना बनाने बैठ जाते हैं। यहाँ हमें समझ आता है कि अमेरिकी डॉलर की नकल करना बच्चों का खिलौना नहीं है। हर डॉलर पर बेंजामिन फ्रैंकलिन की तस्वीर होती है और यह तस्वीर कई बारीक परतों के जरिए उभारी जाती है। फ्रैंकलिन के कॉलर पर छोटे अक्षरों में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखा होता है। नए नोटों में सरकार ने और भी कई सुरक्षा परतें जोड़ दी थीं, जिसकी वजह से बिना बारीक पेंटिंग और आधुनिक प्रिंट के यह नोट कॉपी करना नामुमकिन था। इतना ही नहीं, नोटों में एक विशेष स्याही का प्रयोग किया गया था जो एक कोण से देखने पर बैंगनी और दूसरे कोण से सुनहरी दिखाई देती है, जिसे मोर इफेक्ट कहते हैं। यानी स्याही में रंग बदलने का गुण था। इसका मतलब था कि इस नोट की नकल बनाने के लिए उन्हें असली कागज और यह खास स्याही दोनों का इंतजाम करना होगा। अब स्केच की टीम इन समस्याओं के समाधान पर माथापच्ची करने लगती है। सबसे बड़ी चुनौती थी वाटरमार्क उभारने की। इसके लिए वे प्राचीन चीनी कलाकारों की तकनीक अपनाकर 3 अलग अलग परतों पर पेंट करने की योजना बनाते हैं। बीच की परत पर बेहद बारीकी से वाटरमार्क सेट किया जाएगा और यह सारा काम काई को अपने हाथों से अंजाम देना होगा। मुख्य काम शुरू करने से पहले काई कुछ अभ्यास के नोट तैयार करता है। वह इतने सफाई से नोट ड्रॉ करता है कि टीम के तमाम सदस्य उसका काम देखकर दंग रह जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन मशक्कत करने के बाद वे अचानक पूर्वी यूरोप जा पहुंचते हैं, जहां एक नीलामी में पुराने बैंक नोट छापने की मशीन बिक रही थी और वे उसे खरीद लेते हैं। अब प्रश्न उठता है कि असली बैंक नोट जैसा कागज कहां से आएगा? तब स्केच एक कमाल की बात बताता है। अमेरिकी सरकार जिस कागज पर करेंसी छापती है, ठीक उसी क्वालिटी के कागज से वे टेलीफोन डायरेक्टरी भी तैयार करते हैं। यह जानकारी मिलते ही वे उस डायरेक्टरी के प्रिंटिंग प्रेस में जाकर मालिक से सीधे 500 टन कागज खरीद लेते हैं। फिर इन कागजों पर काई के डिजाइन के मुताबिक जाली नोट छापने का काम शुरू होता है। नीलामी से लाई गई उस विशाल मशीन में नोट पर नोट छपने लगते हैं और ये नोट देखने में बिल्कुल असली लगते हैं। लेकिन एक बड़ी मुश्किल अभी भी बाकी थी, रंग बदलने वाला मोर इफेक्ट। इसके लिए जो खास स्याही चाहिए थी वह केवल सरकारी दफ्तरों के पास ही उपलब्ध थी और इसे हासिल करने के लिए स्केच एक भयावह योजना रचता है। स्केच अपनी टीम के साथ सेंट्रल बैंक की एक गाड़ी पर सीधा हमला बोलता है। उस गाड़ी में उस रंग बदलती स्याही के कई ड्रम थे और स्केच उन्हें लूटने आया था। न चाहते हुए भी काई को इस हमले में उसके साथ जाना पड़ता है। गाड़ी पर कब्जा करने के प्रयास में गार्ड गोलियां चलाने लगते हैं और जवाब में स्केच का गिरोह भी पलटवार करता है। इस भीषण गोलीबारी में बेचारा काई बुरी तरह फंस जाता है। तभी एक गार्ड काई की तरफ बंदूक तान लेता है, लेकिन उसी लम्हे स्केच आकर उस गार्ड को गोली मार देता है। फिर स्केच बम फेंककर दूर खड़ी एक गाड़ी को उड़ा देता है, जिससे बाकी गार्ड भी मारे जाते हैं। वे स्याही के ड्रम लूटकर तेजी से वहां से फरार हो जाते हैं। इतना कुछ देखने के बाद पहली बार स्केच का इस हिंसक रूप को देखकर काई की रूह कांप उठती है। अब तक वह डरते डरते जाली नोट तो बना रहा था, लेकिन उसने कभी खून खराबे की कल्पना नहीं की थी। अब वह एक ऐसे दलदल में धंस चुका था जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मोर इफेक्ट वाली स्याही लाने के बाद वे उसे प्रिंटर में डालकर दोबारा नोट छापते हैं। अब जो नोट बाहर निकलते हैं उनमें हर एक में असली नोट की तरह ही रंग बदलने का प्रभाव दिखाई देता है। यह दृश्य देखकर पूरी टीम खुशी से झूम उठती है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ बना लिया था जिसे असली नोट से अलग पहचानना असंभव था। लेकिन काई अंदर ही अंदर गहरे अपराध बोध से दबा जा रहा है।
वह स्केच से पूछता है कि जब यह स्याही खत्म हो जाएगी तो क्या फिर से लोगों को मारकर स्याही लानी होगी? इससे बेहतर है कि मैं खुद यह स्याही बनाने का प्रयास करूं। पर स्केच उसकी बात सुनकर उसे जोर से डांटकर चुप करा देता है। अब स्केच के आदेश पर उसके लोग सूटकेसों में जाली नोट भरकर अलग अलग मुल्कों में तस्करी करने लगते हैं और इस तरह उनका नकली मुद्रा साम्राज्य दिन ब दिन फैलता जाता है। पुलिस को उनकी सरगर्मियों की भनक पहले ही लग चुकी थी। अर्जुन नाम के एक अंडरकवर पुलिस अधिकारी को इस मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। यह अर्जुन इंस्पेक्टर वर्मा के साथ मिलकर स्केच के गिरोह की हलचल पर नजर रखना शुरू करता है। एक खरीदार का भेष धरकर वे सीधे गिरोह के सदस्यों से मिलने जाते हैं जो समंदर के बीच एक नाव पर पार्टी कर रहे थे। हालांकि स्केच और काई वहां मौजूद नहीं थे। अर्जुन वहां से सब कुछ देखकर वापस आ जाता है, लेकिन स्केच का असली खेल तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। स्केच अपने एक पुराने ग्राहक कमांडर से मिलने का वक्त तय करता है। अगले दिन वह काई को साथ लेकर कमांडर के घर की ओर रवाना होता है। रास्ते में काई स्केच को एक अहम सूचना देता है। उसे एक खास प्रकार के रसायन का पता है जिससे मोर इफेक्ट वाली स्याही बनाई जा सकती है, जिससे डॉलर पर 2 कोणों से 2 रंगों का असर पैदा होगा और इसके लिए किसी को मारना नहीं पड़ेगा। स्केच यह विचार सुनकर बहुत प्रसन्न होता है और वादा करता है कि वह काई के नाम पर एक रिसोर्ट खरीद कर देगा जहां वह मीरा के साथ आराम से जिंदगी बिता सकेगा। तभी स्केच अचानक काई के हाथ में एक बम का रिमोट पकड़ा देता है और कहता है कि मेरे इशारे पर ही तुम्हें इसका बटन दबाना होगा। कमांडर के घर पहुंचने के बाद मुलाकात सामान्य ढंग से शुरू होती है। कमांडर स्केच को अच्छी कीमत पर जाली नोट खरीदने का प्रस्ताव देता है और कहता है कि 6 महीने के लिए अपनी पूरी टोली के साथ मेरे यहाँ आकर बस जाओ और मेरे आदमियों को भी उसी तरह के उम्दा नकली नोट बनाने की तालीम दो। फिर कमांडर हंसते हुए जोड़ता है, अगर तुम्हारे पिता जिंदा होते तो वे इस सौदे के लिए फौरन राजी हो जाते। यह वाक्य सुनते ही स्केच के चेहरे के भाव खौफनाक ढंग से बदल जाते हैं। वह धीमे से कुर्सी से उठता है, कमांडर के पास जाता है और उसके कान में फुसफुसाता है, 7 साल पहले तुमने ही मेरे पिता का कत्ल किया था। यह सुनकर कमांडर समझ जाता है कि स्केच यहाँ व्यापार करने नहीं बदला लेने आया है। स्केच अपनी कमीज उतारकर दिखाता है कि उसका पूरा शरीर बमों से बंधा है। फिर चीखकर काई से रिमोट का बटन दबाने को कहता है। डर से थर थर कांपता काई हाथ नहीं हिला पाता और रिमोट जमीन पर गिर जाता है, जिससे स्विच दब जाता है। लेकिन धमाका स्केच के बदन पर बंधे बमों से नहीं होता, क्योंकि वे तो नकली थे। असल विस्फोट बाहर खड़ी स्केच की गाड़ी में होता है, यानी यह शख्स अपनी कार में भरा हुआ बम लेकर घूम रहा था। जबरदस्त धमाके से कमांडर के कई लोग ढेर हो जाते हैं। बाकी लोग दौड़कर स्केच पर गोलियां बरसाने लगते हैं, लेकिन स्केच दोनों हाथों में 2 पिस्तौल लेकर इस अंदाज से फायर करता है कि एक के बाद एक दुश्मन गिरते चले जाते हैं। फिर स्केच का एक साथी दूर जंगल से लगातार रॉकेट लॉन्चर दागने लगता है, जिससे सब कुछ तबाह हो जाता है और चारों ओर आग ही आग दिखाई देती है। धुएं और बर्बादी के बीच स्केच 2 राइफलें लेकर और अधिक लोगों को साफ करता है। उसके बाकी साथी गाड़ियां दौड़ाकर कमांडर के बचे खुचे आदमियों को कुचलने लगते हैं। इसी बीच कमांडर के कुछ लोग जंगल में घुसकर रॉकेट लॉन्चर वाले बंदे को मार गिराते हैं। बेचारा काई एक कोने में दुबककर अपनी जान बचाता रहता है। यह मुठभेड़ देर तक जारी रहती है। आखिरकार कमांडर खुद एक बख्तरबंद गाड़ी में आता है और स्केच पर सीधी गोलीबारी शुरू करता है, मगर स्केच लाजवाब फुर्ती से उछलकर निशाना साधता है और गाड़ी को ही पलट देता है। इस प्रकार कमांडर का भी खात्मा करता है। इस जंग के दौरान लीना नाम की एक लड़की जो कमांडर के लिए काम करती थी, उसके शरीर में आग लग जाती है। काई दौड़कर जाता है और आग बुझा देता है, लेकिन तब तक उसका चेहरा बुरी तरह झुलस चुका होता है। लौटते समय स्केच उसे अस्पताल पहुंचाता है और फिर धमाका करके कमांडर के पूरे ठिकाने को मिट्टी में मिला देता है। करीब 1 महीने बाद लीना धीरे धीरे घावों से उभरने लगती है। स्केच उसे एक नया पहचान पत्र और पासपोर्ट देता है, जिस पर उसका नाम मीरा लिखा होता है। ये देखकर काई को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि मीरा उसकी प्रेमिका का नाम है, लेकिन स्केच उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। इस तरह नई पहचान के साथ लीना स्केच के गिरोह का हिस्सा बन जाती है और धीरे धीरे काई की ओर आकर्षित होने लगती है। हालांकि काई उसे भाव नहीं देता। एक दिन वे सब मिलकर मीरा का आर्ट शो देखने जाते हैं। वहां स्केच काई से कहता है कि उसने उसके लिए रिसोर्ट का प्रबंध कर दिया है, अब वह मीरा के साथ शांति से जिंदगी बिता सकेगा। लेकिन काई दुखी होकर कहता है कि क्या मीरा को एक अपराधी के खरीदे रिसोर्ट में रहना पसंद आएगा। तभी उन्हें पता चलता है कि मीरा आर्ट गैलरी मालिक रॉय से शादी करने वाली है। दरअसल काई ने इतने दिनों से मीरा से संपर्क नहीं रखा था, जिसकी वजह से उसने और इंतजार नहीं किया और रॉय के साथ रिश्ते में आ गई। यह खबर जानने के बाद काई चुपचाप गैलरी से बाहर निकल आता है और स्केच को बताता है कि वह और लीना अब यह गिरोह छोड़ना चाहते हैं। स्केच बुरी तरह भड़क जाता है, गालियां देता है और कहता है कि स्याही बनाने का काम पूरा करके ही वह यहाँ से जा सकता है।
इधर अंडरकवर अधिकारी अर्जुन वेश बदलकर सीधे स्केच से मिलना चाहता है, लेकिन स्केच के मन में पहले से संदेह था। वह छानबीन करके पता लगाता है कि अंकल वांग नाम के उसके एक गिरोह सदस्य ने एक घड़ी खरीदी है और उसे खरीदने के लिए उनके अपने बनाए जाली नोट इस्तेमाल किए हैं, जबकि गिरोह का सख्त नियम है कि कोई भी अपने नकली नोटों से कुछ नहीं खरीदेगा। इसका अर्थ था कि वांग ने नियम तोड़ा है और इसी गलती की वजह से पुलिस तक उनकी पहुंच हो गई है। इसीलिए स्केच वांग को सजा देना चाहता है। वांग उसके सामने गिरकर गिड़गिड़ाने लगता है और अपनी पत्नी और बेटी की जान की भीख मांगता है, क्योंकि स्केच का एक और खौफनाक सिद्धांत है, गलती करने वाले के परिवार को भी खत्म कर दिया जाता है। मगर स्केच बिना पसीजे ठंडे दिमाग से वांग को गोली मार देता है। यह निर्मम हत्या देखकर काई खुद पर काबू नहीं रख पाता, झपट पड़ता है, लेकिन स्केच उसके कान के पास गोली दाकर और मुंह पर जोरदार मुक्का जड़कर उसे चुप करा देता है। तभी अर्जुन दोबारा भेस बदलकर स्केच से मिलने आता है। स्केच को उसकी सारी योजना पहले से मालूम थी, इसलिए बातचीत के दौरान वह अचानक काई से कहता है कि वह अर्जुन को गोली मार दे, लेकिन इस बार भी काई हिल नहीं पाता और आखिर में स्केच खुद अर्जुन को गोली मार देता है। इसके बाद वह काई पर और भड़कता है और उसके सामने एक ऐसा राज्य खोलता है जिसे सुनकर काई के होश उड़ जाते हैं। स्केच दिखाता है कि उसने मीरा और उसके होने वाले पति रॉय को अगवा कर रखा है, यानी इस इंसान ने मीरा और रॉय को बंधक बना लिया था, सिर्फ काई को ब्लैकमेल करने के लिए। स्केच काई को हुक्म देता है कि वह रॉय पर गोली चलाए, लेकिन काई हरगिज राजी नहीं होता और उल्टा पिस्तौल स्केच पर तान देता है। इसी खींचतान में ट्रिगर दबता है और बेतरतीब गोलियां चलती हैं, जिनमें रॉय की मौत हो जाती है। इसके बाद स्केच और काई के बीच भीषण मुठभेड़ शुरू हो जाती है। इसी दौरान लीना आकर स्केच के आदमियों को एक एक करके ढेर करने लगती है। अंत में काई सीधे स्केच के सीने में गोली उतारकर उसे भी मार गिराता है। अब काई मीरा को बचाना चाहता है, लेकिन लीना मीरा की जान की धमकी देकर उसे रोक लेती है। दरअसल लीना काई की तरफ गहरे लगाव में आ चुकी थी, इसलिए वह किसी भी हाल में मीरा को उसके पास नहीं पहुंचने देना चाहती थी। मजबूरन काई मीरा को वहीं छोड़कर भागने पर विवश हो जाता है। इसके बाद वह धन से भरा बैग लेकर उसी रिसोर्ट में चला जाता है जो स्केच ने उसके लिए खरीदा था। अगली सुबह काई अखबार में पढ़ता है कि पुलिस को स्केच की लाश नहीं मिली। उसके जहन में तुरंत ख्याल आता है कि कहीं स्केच जिंदा तो नहीं और वह मीरा को मारकर बदला लेगा। इसलिए वह मीरा को बचाने तेजी से निकलता है, लेकिन रास्ते में पुलिस आकर उसे गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद जो हुआ वह हमने कहानी के आरंभ में देखा था। पुलिस काई के सामने शर्त रखती है, अगर वह स्केच के बारे में पूरी जानकारी देगा तभी जमानत मिलेगी। और जिस मीरा को काई छोड़कर आया था वही मीरा उसे बचाने पहुंची है, क्योंकि काई ने जेल से वह खत लिखकर उससे माफी मांगी थी। याद है शुरुआत का वह नकली स्टैंप वाला लेटर? वह खत दरअसल इसी मीरा के नाम भेजा गया था। मीरा के कहने पर काई स्केच के बारे में शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ पुलिस को सच सच बता देता है। पुलिस उसे स्केच का एक चेहरा स्केच बनाने को कहती है, जिसके बाद उसकी जमानत हो जाती है और पुलिस उसे एक होटल ले जाकर छोड़ देती है। वहां काई मीरा से माफी मांगता है और उनके बीच कुछ रोमांटिक लम्हे गुजरते हैं। ठीक उसी वक्त इंस्पेक्टर वर्मा को पुलिस की वर्दी में एक शख्स नजर आता है, जिसका चेहरा काई के बनाए स्केच के चित्र से बिल्कुल मेल खाता है। मजे की बात यह कि वह आदमी वर्दी पहनकर खुद पुलिस स्टेशन के भीतर जा रहा था। इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेता है। सब सोचते हैं कि देश का सबसे वांछित अपराधी पकड़ा गया, लेकिन वह शख्स हैरानी से चीखता है, मैं मुजरिम कब से हो गया? मैं तो एक मामूली पुलिस सिपाही हूँ। जब वह अपनी पहचान दिखाता है तो इंस्पेक्टर वर्मा का चेहरा सफेद पड़ जाता है, क्योंकि अब उन्हें समझ आ जाता है कि काई ने इतनी देर से सबको बेवकूफ बनाया हुआ है। मगर यकीन मानिए, असली सच अभी बाकी है और वह इतना चौंका देने वाला है कि आप दंग रह जाएंगे। क्या आप समझ गए? इतनी देर से जिस भयानक स्केच की दास्तान सुनाई जा रही थी वह स्केच और कोई नहीं बल्कि खुद काई है। जाली नोट डिजाइन करने से लेकर सेंट्रल बैंक की गाड़ी पर हमला करने और कमांडर के ठिकाने पर कत्लेआम तक, यह सब कुछ उसने अकेले ही अंजाम दिया था। लेकिन खुद को बचाने के लिए उसने पुलिस के सामने बेहद मासूम बनकर स्केच नाम का एक काल्पनिक पात्र खड़ा कर दिया, और जिस बेचारे पुलिस सिपाही को उसने गिरफ्तारी के वक्त ड्यूटी पर देखा था उसी के चेहरे को उसने स्केच के चित्र के रूप में उकेर दिया। सोचिए, पूरी कहानी के दौरान हमें लगता रहा कि काई एक मासूम फनकार है जिसे जबरदस्ती अपराध में धकेला गया, जबकि वही इस पूरे ऑपरेशन का असली मास्टरमाइंड था। इतना ही नहीं, एक और भयानक सच्चाई यह है कि चीन से आने के बाद काई की असली मीरा से कभी मुलाकात ही नहीं हुई थी। जो लड़की उसे बचाने थाने आई थी और जिसके साथ वह होटल में था वह असल में मीरा नहीं बल्कि वही लीना थी, जिसकी प्लास्टिक सर्जरी कराकर काई ने उसे मीरा का चेहरा दे दिया था। याद कीजिए, कमांडर के ठिकाने की लड़ाई में लीना का चेहरा झुलस गया था। उसके बाद काई ने उसे हूबहू मीरा जैसा बनवा दिया, क्योंकि वह असली मीरा को कभी पा नहीं सका था। इसलिए उसने लीना को मीरा बनाकर अपने पास रख लिया।
इसी गुस्से में लीना असली मीरा और रॉय का अपहरण कर लेती है और काई से कहती है, अगर तुम सचमुच मुझसे प्यार करते हो तो इन दोनों को खत्म कर दो। तब उनके बीच गोलीबारी होती है जिसमें रॉय की मौत हो जाती है। उसके बाद जब काई भागता है तो पुलिस उसे दबोच लेती है, लेकिन लीना फिर से उसे छुड़ाने पहुंचती है क्योंकि काई ने जेल से खत लिखकर उससे माफी मांगी थी। अब यह सारी सच्चाई जानने के बाद इंस्पेक्टर वर्मा फौरन होटल की तरफ लपकते हैं, मगर बहुत देर हो चुकी होती है। होटल के गार्ड्स को मारकर काई और लीना पहले ही रफू चक्कर हो चुके थे। वे दोनों समंदर के रास्ते एक नाव में बैठकर हांगकांग से दूर भाग रहे थे। तभी लीना अचानक एक ऐसी बात बताती है जिसे सुनकर काई का दिल टूट जाता है। लीना कहती है कि वह जानबूझकर नाव को गोल गोल घुमा रही है और यहाँ आने से पहले उसने एक लाइटर पर नाव का नंबर लिखकर छोड़ दिया था ताकि पुलिस उन्हें आसानी से ढूंढ ले। इसकी वजह लीना समझ गई थी कि काई उसे कभी प्यार नहीं करेगा, वह सिर्फ उसके चेहरे में बसी मीरा से मोहब्बत करता है। यानी अब लीना भी काई से बदला लेना चाहती है। तभी काई देखता है कि पुलिस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया है। वह तेजी से नाव दौड़ाकर भागना चाहता है, लेकिन लीना ने पहले ही नाव में विस्फोटक छिपा रखे थे। वह ट्रिगर दबा देती है और एक जबरदस्त धमाके के साथ सारी नाव आग का गोला बन जाती है। वह आग दोनों को निगल लेती है। काई की मौत के बाद इंस्पेक्टर वर्मा असली मीरा के पास जाते हैं और बताते हैं कि उन्होंने स्केच की पहचान कर ली है। मीरा को तो पता ही नहीं था कि काई ही असली स्केच है, क्योंकि अगवा होते वक्त उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। जब इंस्पेक्टर वर्मा उसे काई की तस्वीर दिखाते हैं तो वह कहती है, हाँ, मैं इस शख्स को जानती हूँ, ये कभी मेरा पड़ोसी हुआ करता था। इसका अर्थ यह है कि काई और मीरा के बीच कभी कोई संबंध था ही नहीं। उसकी चाहत पूरी तरह एकतरफा थी और उसने कभी मीरा के सामने अपने दिल की बात तक नहीं रखी थी। वह मीरा के लिए इस कदर पागल था कि उसी जैसा कलाकार बनना चाहता था, लेकिन मौलिक रचनाकार बनना उसके वश की बात नहीं थी। इसीलिए उसने अपनी नकल करने की अद्भुत काबिलियत का दुरुपयोग करके एक गलत राह चुन ली। उसका सपना था कि ढेर सारा पैसा कमाकर एक दिन मीरा के सामने सिर उठाकर खड़ा होगा, लेकिन वह सपना भी आखिरकार राख में बदल गया। सागर के स्याह पानी में तैरते नाव के मलबे, जलते कागज की राख और एक लाजवाब हुनर का यह बेकार अंत जिसे उसने चाहा वह उसे जानती तक नहीं थी, और जिसने उसे चाहा उसकी उसने कभी कद्र नहीं की। और यहीं यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।